हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। हमने पिछले क्लास में देखा था टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में। ठीक है, हमने उसका रोल देखा था और उसका सिग्निफिकेंस देखा था कि क्या क्या रोल होता है। हमने सरफेस इन्वर्जन और अपर एयर इन्वर्जन के दोनों के बारे में देखा था। ओके, और अपर एयर इन्वर्जन जो होता है ना वो परमानेंट होता है और वो कहाँ पे मिलता है? स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में। मेसोस्फेयर में नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ की टेम्परेचर बहुत कम होती है। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम। ओके, इसके पहले मैं आपको अभी रिजल्ट का अपडेट बता देती हूँ कि जो अभी मैंने मेंस दिया था 2022 का यूपीएससी का, उसमें इस बार फिर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पा रही थी। आज हम फिर से न्यू स्टार्ट कर रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स कंट्रोलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम। प्रेशर सिस्टम क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? इज वेट अप्लाइड बाय एयर कॉलम नियर द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना वेट अप्लाइड बाय क्या होता है? एयर कॉलम। कहाँ पर? नियर द अर्थ सरफेस। और इसके पहले भी मैंने जब एटमॉस्फेयर स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में हमने देखा था कि जो हमारी जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर बटी हुई है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, तो ये एक दूसरे के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करती है। ठीक है, और इस वजह से जो लोअर लेयर होता है ना, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। दूसरा हमने ये भी देखा था कि जो डेंसिटी है वो अल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग घटती जाती है। ओके, तो जब घटती जाती है तो क्या होता है? डेंसिटी जो इस लेयर की होती है, जो ट्रोपोस्फेयर की होती है, वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अपर लेयर। ओके, तो हमने ये दो चीज़ पहले भी देखी थी, आज हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो क्या होता है ना कि जो नियर द अर्थ सरफेस होता है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द हाईएस्ट। इसका रीजन क्या होता है? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द वेट, डेंसिटी एंड वेट ऑफ द एयर कॉलम डिक्लाइन विथ अल्टीट्यूड। ओके, जैसे कि हम इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, इस ग्राफ में भी देख रहे हैं कि क्या है, ये अल्टीट्यूड है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो लोअर अल्टीट्यूड पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, जबकि ये धीरे धीरे डिक्लाइन करता है। तो हम देखते हैं क्या फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स काम करते हैं इसके पीछे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, प्राइमरी फैक्टर दैट कंट्रोल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो एक प्राइमरी फैक्टर रोल प्ले करता है। ओके, मैकेनिकल फैक्टर में क्या क्या होता है? रिलेटेड विथ कोरालिस फोर्स। और कोरालिस फोर्स क्या होता है? कोरालिस फोर्स कैसे होता है? ये एक टाइप का एपरेंट फोर्स है। ओके, और ये इसका जनरेशन कैसे होता है? इसका जनरेशन होता है बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, और ये क्या करता है? कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। कोरालिस फोर्स क्या करता है? डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस ऑफ एयर, और इस वजह से क्या होता है? प्रेशर सिस्टम डिफाइन होता है। ओके, जैसे कि जब कन्वर्जेंस होता है तो क्या होता है? एयर ऐसे राइज करती है तो नीचे वाला जो लेयर होता है वहाँ पे क्या होता है? लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ राइजिंग टू कन्वर्जिंग एयर पार्टिकल, वहाँ पे लो। लेकिन जब ऊपर से एयर का लिम्ब नीचे आता है तो क्या होता है? सब्सिडेंस होता है। सब्सिडेंस आता है तो ये जो लेयर है वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे होता है? ऑन द सरफेस इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रेशर। क्या होता है ना कि जब लोअर अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होता है। ठीक है, और प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में क्या होता है ना कि दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं। मतलब जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहीं पर प्रेशर ज़्यादा होगा। इन द ट्रोपोस्फेयर अपर टेम्परेचर हैज़ मोर डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं क्या है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, ये 30 डिग्री लैटिट्यूड के। फाउंड एन हाई प्रेशर जोन कहाँ मिलता है? ये किसकी वजह से हाई प्रेशर, जो 30 डिग्री लैटिट्यूड पे जो हाई प्रेशर मिलता है वो क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ सब्सिडेंस ऑफ एयर। ठीक है, फाउंड ऑन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड डिस्पाइट ऑफ हाई टेम्परेचर, दैट मीन्स हेयर अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग।
यहाँ पर मैकेनिकल फैक्टर काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? यहाँ पर तो टेम्परेचर, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ की जो प्रेशर सिस्टम है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। और इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे है मैकेनिकल फैक्टर। और इस वजह से आप लोगों ने सुना होगा कि जो 30 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या मिलता है? मेनली डेजर्ट रीजन मिलता है, ठीक है। और वेस्टर्न पार्ट में मेनली क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ पे डेसिकेटिंग इफेक्ट ऑफ व्हाट? डेसिकेटिंग इफेक्ट ऑफ कोल्ड वाटर करंट काम करती है। ओके, प्रेशर सिस्टम, प्रेशर सिस्टम कितने टाइप का होता है? लो प्रेशर सिस्टम एंड हाई प्रेशर सिस्टम। और ये जो प्रेशर सिस्टम होता है ना, ये कोई एग्जैक्ट फिनोमेना नहीं होता, ये रिलेटिव होता है ना, एक दूसरे के दो रीजन के बीच का रिलेटिव फीचर होता है कि अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है तो यहाँ पे लो प्रेशर हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? एयर डाइवर्ज करती है और यहाँ पे क्या करती है? एयर कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। अब हम इस पिक्चर को थोड़ा अच्छे से देखते हैं जो हमें जेट स्ट्रीम को भी समझने में हेल्प करेगा। जैसे कि ये कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर में हम मान लेते हैं कि वहाँ पे 100 यूनिट्स है, ओके। और वार्म एयर है, यहाँ पे एयर का जो यूनिट्स है 100, ये हाइपोथेटिकल है। तो जब वार्म एयर होता है तो क्या होता है? एयर राइज करता है, एयर राइज किया यहाँ से एयर राइज किया, ठीक है। तो यहाँ पे राइजिंग ऑफ एयर है। मानते हैं कि राइजिंग ऑफ एयर होने की वजह से यहाँ का जो यूनिट्स है, प्रेशर के जो यूनिट्स है वो क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 65 यूनिट, जो लोअर लेयर है वहाँ पे 65 यूनिट मिलता है, और जो अपर लेयर है वहाँ पे क्या मिलता है? 35 यूनिट, ठीक है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कोल्ड एयर है, और कोल्ड एयर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? कोल्ड एयर के बारे में हमने पढ़ा था कि जो एयर होती है वो सब्सिडाइज करती है। सब्सिडेंस की वजह से क्या होता है कि जो अपर का जो क्या बोलता है? अपर यूनिट, जो प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या होता है? वो कम होता है, और यहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो हमें पता है कि विंड फ्लो कहाँ से कहाँ करते हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो विंड यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा। लेकिन अपर लेयर में हम क्या देख रहे हैं कि अपर लेयर में जो लोअर रीजन है, जो वार्म रीजन है, वहाँ का ही हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे राइजिंग एयर है, ओके। और ये यहाँ पे जाके क्यों रुक जाता है? क्योंकि यहाँ पे ट्रोपोपॉज है। और मैंने बताया था कि ट्रोपोपॉज क्या होते हैं? जोन होता है किसके किसके बीच में? स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर के बीच में, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर क्या करता है ना कि एक लीड की तरह काम करता है, और लीड की तरह काम करता है तो क्या करता है? ये एयर को बाहर नहीं जाने देता है। तो इस वजह से क्या होता है? प्रेशर सिस्टम जो जहाँ पे लो प्रेशर था उसके अपर रीजन में क्या होता है? हाई प्रेशर होता है, और जहाँ पे हाई प्रेशर था वहाँ के अपर रीजन में क्या होता है? लो प्रेशर, जिसकी वजह से जो विंड का वेलोसिटी होता है वो कहाँ से होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ पे हमें क्या समझा? यहाँ पर हमने देखा कि लोअर लैटिट्यूड में क्या होता है? जो प्रेशर और टेम्परेचर क्या है? इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अगर यहाँ वार्म टेम्परेचर है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर, और यहाँ पे टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे एयर इधर से इधर फ्लो कर रही है। जबकि यही अगर हम अपर रीजन में देखें तो क्या देखते हैं? यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन अपर एयर में क्या होता है? यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, और प्रेशर ज़्यादा है तो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? वार्म रीजन टू कोल्ड रीजन। टेम्परेचर भी यहाँ ज़्यादा है और प्रेशर भी ज़्यादा है, ओके। तो हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि जो लोअर लैटिट्यूड होता है ना, वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर का जो रिलेशन होता है वो इनडायरेक्टली होता है। लोअर लैटिट्यूड नहीं बोलते, लोअर रीजन बोल सकते हैं, लोअर अल्टीट्यूड में जो सरफेस लेवल होता है। और अपर अल्टीट्यूड में क्या होता है कि ये दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है, सॉरी डायरेक्ट हो जाता है। और लोअर रीजन में क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। अब देखते हैं लो प्रेशर। लो प्रेशर इज एन एरिया वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग ऑन सेम लैटिट्यूड। जो लो प्रेशर रीजन जो होता है वो क्या होता है?
वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो होता है, और ये रिलेटिव होता है। मैंने बताया कि ये रिलेटिव टू द प्रेशर होता है ना। दिस आर करेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जेंस ऑफ एयर, और लो प्रेशर जोन में क्या होता है, कन्वर्जेंस ऑफ एयर होता है और एयर राइज करती है, ठीक है। लो प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज साइक्लोनिक सिस्टम, ठीक है। जब हम साइक्लोन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि लो प्रेशर का क्रिएट होना प्री कंडीशन होता है किसके लिए, साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए, ओके। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोनिक सिस्टम भी बोलते हैं। इट कैन बी सर्कुलर और इलिप्टिकल। अब सर्कुलर और इलिप्टिकल आपने पढ़ा होगा या हम पढ़ेंगे आगे कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बनता है उसका फीचर क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। तो लो प्रेशर सिस्टम ऐसे सर्कुलर, और जो टेम्परेट लैटिट्यूड पे जो साइक्लोन बनता है, जो टेम्परेट साइक्लोन बनता है उसको वो इलिप्टिकल होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। जो कि मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, ओके। ट्रफ किसको कहते हैं, इलोंगेटेड लो प्रेशर। ट्रफ का मतलब क्या होता है, इलोंगेटेड प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर सिस्टम क्या होता है, प्लेसेस वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई रिलेटिव टू द सराउंडिंग प्लेसेस लोकेटेड एट सेम लैटिट्यूड। तो हाई प्रेशर भी क्या होता है, रिलेटिव होता है, ठीक है। और अपने सराउंडिंग प्लेसेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय डाइवर्जेंस ऑफ एयर। डाइवर्जेंस ऑफ एयर का क्या होता है, एयर डाइवर्ज कर रही है, ओके। दे आर ऑल्सो रेफर्ड एज व्हाट, एंटी साइक्लोनिक सिस्टम। दीज आर सर्कुलर टू एलिप्टिकल सिस्टम, और इनका भी शेप क्या होता है, सर्कुलर टू एलिप्टिकल। रोटेटिंग, ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं कैसे, हाई प्रेशर सिस्टम जो एंटी साइक्लोनिक सिस्टम होता है उनका जो रोटेशन प्रोसेस होता है वो क्लॉकवाइज कहाँ होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एंटी क्लॉकवाइज होता है सदर्न, अपोजिट टू व्हाट, अपोजिट टू साइक्लोनिक सिस्टम। रीज किसको बोलते हैं, इलोंगेटेड हाई प्रेशर सिस्टम जो होता है उसको हम रीज कहते हैं। एनी प्रेशर सिस्टम प्रेजेंट ऑन अर्थ सर्फेस विल ऑलवेज हैव एन अपोजिट प्रेशर लोकेटेड ओवर इट। अभी मैंने एग्जाम्पल में भी दिखाया था, और हम फिर से यहाँ पे देखते हैं कि अगर यहाँ पे लो प्रेशर अगर अर्थ सरफेस पे है तो उसके जस्ट एवब अपर रीजन में क्या होगा, हाई प्रेशर सिस्टम। और यहाँ हाई प्रेशर सिस्टम क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ से एयर राइज होती है, कन्वर्ज करती है, तो राइज जैसे ही करती है तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रोपोस्फेरिक लीड आ जाता है। ट्रोपोस्फेरिक लीड होता है तो क्या होता है, यहाँ से जो एयर होती है वो डाइवर्ज होने लगती है, ओके। जबकि यहाँ पर देखते हैं कि ये अगर लो प्रेशर है और यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ एयर है तो क्या होता है, ऊपर में जो एयर है वो क्या होता है, यहाँ पे एयर सबसाइड करते हैं, और सबसाइड करते ही ये यहाँ पे क्या होते हैं, डाइवर्ज करने लगते हैं, ओके। फोर्स क्रिएटिंग विंड। फोर्स क्रिएटिंग विंड क्या होता है, विंड्स आर रिजल्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिफरेंसेस ऑफ एयर प्रेशर। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि विंड्स फ्लो कहाँ से करती हैं, जहाँ पे हाई प्रेशर रीजन होता है वहाँ से लो प्रेशर रीजन तक, ठीक है। तो ये क्या शो करती है, ये हॉरिजॉन्टल डिफरेंसेस होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है कि विंड फ्लो होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इट इज नेचर्स अटेम्प्ट टू बैलेंस डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर बिकॉज अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस जनरेट दिस प्रेशर डिफरेंसेस। और ये प्रेशर डिफरेंसेस क्यों क्रिएट होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा जो अर्थ सिस्टम है, हमारे अर्थ पे जो इंसुलेशन आती है वो क्या होती है, अनइवन होती है। एक्चुअली इंसुलेशन अनइवन नहीं होती है, पर हमारे अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि इंसुलेशन अनइवन हो जाता है, ओके। इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जैसे कि मैंने पहले बताया। टू कंपोनेंट क्या होता है, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, मेजर थ्रू विफोर्ड कोड। जो विंड का जो टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है,
इसका वेलोसिटी, और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। तो वेलोसिटी जो होता है उसको किससे मापते हैं, ब्यूफोर्ड कोड से, ब्यूफोर्ड कोड से। और ब्यूफोर्ड कोड कहाँ से कहाँ तक, वो 1 से 12 के बीच का एक कोड होता है, ठीक है। और winds are named after the direction through which they are blowing from the direction from which they arrive। जो विंड होता है ना उसका जो नेमिंग होता है वो कैसे होता है, अगर विंड जैसे ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट सॉरी साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, तो यहाँ पे जब विंड जो फ्लो करेगी ब्लो करती है, तो अगर मान लीजिए नॉर्थ से फ्लो कर रही है, इधर से साउथ, तो जिधर फ्लो कर रही है, जिधर से फ्लो कर रही है उसके नाम पे विंड होता है, तो इसको हम नॉर्दर्ली विंड कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट से फ्लो करेगी तो इसको नॉर्थ ईस्टर्ली विंड कहेंगे, साउथ वेस्ट से करेगी तो उसको हम साउथ वेस्टर्ली कहेंगे। ओके, फोर्सेस प्रोड्यूसिंग विंड्स, विंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, देयर आर मेनली 3 फोर्सेस होती हैं जो विंड्स को क्रिएट करते हैं, अफेक्ट करते हैं उनके मोशन को। पहला क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम। प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम क्या होता है, ग्रेडियंट रेट एट विच प्रेशर डिक्लाइन। ग्रेडियंट मेनली किस चीज को डिफाइन करता है, ग्रेडियंट मेनली इस बात को बताता है कि किस रेट से जो है प्रेशर सिस्टम डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो द फोर्स जनरेटेड टू अचीव बैलेंस ऑफ प्रेशर इज रेफर्ड एज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो ये जो फोर्स जनरेट होती है बैलेंस करने के लिए प्रेशर सिस्टम को, अर्थ के प्रेशर सिस्टम को, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर सिस्टम है ना वो बहुत क्लोज है, ठीक है, बहुत क्लोज है यहाँ पे प्रेशर, तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अगर प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रांग है तो विंड्स विल बी स्ट्रांगर एज हेयर आइसोबार आर क्लोजली स्पेस्ड एंड ड्यू टू विच प्रेशर ग्रेडियंट इज। यहाँ पे जो आइसोबार है ना वो चेंज हो रहा है, फास्ट चेंज हो रहा है, फास्ट चेंज होने की वजह से क्या है, यहाँ का जो विंड है वो स्ट्रांग हुआ है, ठीक है। तो जो विंड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर ग्रेडियंट के, ठीक है। अगर प्रेशर ग्रेडियंट क्लोजली स्पेस्ड होगा तो क्या होगा, क्लोजली स्पेस्ड होने की वजह से जो प्रेशर विंड सिस्टम होगा, विंड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। वही अगर प्रेशर ग्रेडियंट अगर वो क्लोजली स्पेस्ड नहीं होंगे, मतलब वो चेंजेबल धीरे धीरे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, winds will be weaker as here isobars are not closely spaced, then pressure gradient is central। okay, pressure gradient force are always directed at right angle to the isobars। जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होता है ना वो आइसोबार्स का क्या होता है, राइट एंगल पे होता है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। कोरियोलिस फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स देख लिया हमने, दूसरा हम देखते हैं कोरियोलिस फोर्स। क्या कोरियोलिस फोर्स, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक एपरेंट फोर्स होता है और प्रोड्यूस कैसे होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन ऑल फ्री मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग विंड्स आर डिफ्लेक्टेड to the right of their path in motion and in order and left to the southern hemisphere। क्या होता है ना, जब अर्थ मूव करती है ना तो जो विंड जो हमारे अर्थ सिस्टम पे है, जो किसकी वजह से जनरेट होता है, मेनली प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से, तो वो भी डिफ्लेक्ट होती है, और वो जब डिफ्लेक्ट होती है ना वो भी अफेक्ट होती है, तो वो भी रोटेशन में आ जाती है, और रोटेशन में आने की वजह से क्या होता है, वो डिफ्लेक्शन हो जाता है। और डिफ्लेक्शन कैसे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो राइट हैंड साइड पे हो जाती है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कोरियोलिस फोर्स का, कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टेड एट द राइट एंगल ऑफ टू द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो, ठीक है। तो अगर एयर फ्लो ऐसे हो रहा है तो ये मूव ऐसे करेंगे। अफेक्ट ओनली विंड डायरेक्शन, ये
पॉइंट ध्यान रखने लायक है। जो कोरियोलिस फोर्स है वो किसको अफेक्ट करते हैं? सिर्फ विंड के डायरेक्शन को, ना कि विंड के स्पीड को। अफेक्टेड बाय विंड स्पीड, स्ट्रॉन्गर द विंड ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। मतलब ऑल्दो ये विंड के स्पीड को अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये कोरियोलिस फोर्स खुद अफेक्ट होते हैं। किससे? विंड के स्पीड से। और जहाँ पे स्ट्रॉन्गर विंड होगी वहाँ पे ग्रेटर डिफ्लेक्शन होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट एट पोल्स एंड वीकेस्ट एट द इक्वेटर। जो कोरियोलिस फोर्स होता है ना, वो इक्वेटर पे क्या होता है? लो होता है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जाता है पोल्स के साइड, उसका जो फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गनेस जो होता है, वो बढ़ता जाता है। और हमने देखा था जब हमने ओशन क्या पढ़ा था, ओशन करंट पढ़ा था, ओशन करंट पढ़ा था, तो हमने देखा था कि क्या होता है, वेस्टर्लीज की वजह से वेस्टर्लीज स्ट्रांग हो जाती है बियॉन्ड 30 डिग्री, और जिसकी वजह से जो वार्म ओशन करंट होती है वो डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। डिफ्लेक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है अंडर द वेस्टर्लीज, और व्हाट कोरियोलिस फोर्स स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कोरियोलिस फोर्स ये है, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, और ये 3D, मतलब हम 3D पिक्चर को 2D में बताने के से ये तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। एट इक्वेटर कोरियोलिस फोर्स इज 0 एंड पोल्स मैक्सिमम। अब तीसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। कोरियोलिस फोर्स में हमने देखा था कि ये डायरेक्शन को अफेक्ट करता है लेकिन स्पीड को नहीं करता। लेकिन अगर ज़्यादा स्पीड होती है विंड की तो कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो अफेक्ट होता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना, वो बोथ डायरेक्शन एंड वेलोसिटी को, दोनों को ही अफेक्ट करता है, ठीक है। और फ्रिक्शन कहाँ पे ज़्यादा होता है? मैंने बताया कि जो लोअर हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वहाँ की जो डेंसिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है। और डेंसिटी क्या होती है? जब हम लोअर रीजन से अपर रीजन के पर जाते हैं तो डेंसिटी धीरे धीरे क्या होती है? डिक्रीज करती है। तो जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी फ्रिक्शन भी तो वहीं ज़्यादा होगा, ओके। तो फ्रिक्शन कहाँ नेग्लिजिबल हो जाता है? फ्रिक्शन अपर रीजन पे, अपर एयर में क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल हो जाता है। फ्रिक्शन क्या होता है? स्पीड ऑफ विंड इंक्रीजेस विच फर्दर इंक्रीजेस कुल। और जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड ऑफ विंड क्या होगी? लो होगी, क्योंकि वो अफेक्ट करता है किसको? विंड की स्पीड को। लेकिन जो अपर रीजन होता है वहाँ पे क्या करता है? वहाँ पे फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होती है। फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होती है, इस वजह से क्या होता है? स्पीड ऑफ विंड क्या होता है? इंक्रीज कर देता है, विच फर्दर इंक्रीजेस कोरियोलिस डिफ्लेक्शन। और मैंने अभी बताया कि जब विंड की स्पीड ज़्यादा होगी वो कोरियोलिस के डिफ्लेक्शन को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, ठीक है। विंड डिफ्लेक्शन बिकम्स हाई, दैट विंड्स बिकम्स पैरेलल टू द आइसोबार्स। और जैसे ही जो विंड का डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो पैरेलल हो जाएगा किसके? आइसोबार्स के, ओके। इस पिक्चर में हम देखते हैं, और जैसे ही ये पैरेलल हो जाएगा ना उसको हम जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। तो मतलब हमने क्या देखा? जियोस्ट्रॉफिक विंड कब होती है? जब वो विंड जो फ्लो करती है आइसोबार्स के पैरेलल करती है। और आइसोबार्स के पैरेलल कब करती है? जब वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम हो जाता है जिसकी वजह से विंड की स्पीड ज़्यादा होती है। विंड की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स का अफेक्ट ज़्यादा होता है। और कोरियोलिस फोर्स क्या करती है? डिफ्लेक्शन करती है, डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन करती है, और वो पैरेलल मूव करने लगती है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड, ओके। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये क्या है? ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, ये विंड का डायरेक्शन है, ठीक है। हेयर फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट वर्किंग, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं। रियल डायरेक्शन ऑफ विंड व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है? अगर फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे काम करता तो जो डायरेक्शन होता विंड का वो ऐसे होता। हमने इस पिक्चर में देखा था कि विंड का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब प्रेशर आइसोबार्स है, ठीक है।
और ये क्या है, कोरियोलिस फोर्स है, और ये प्रेशर ग्रेडियंट्स है। लेकिन हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं, जो विंड की जो डायरेक्शन है, जो विंड की डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है आइसोबार्स के। ठीक है, क्यों पैरेलल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स वर्क नहीं करता है। ओके, इन अपर एटमोस्फेयर फ्रिक्शनल फोर्स इज 0, सो इट इज जोस्ट्रॉफिक विंड। और ये कहाँ का फीचर होता है, ये फीचर मेनली कहाँ पे मिलता है, ये मेनली अपर एटमोस्फेयर में मिलता है। ओके, फोर्सेस विच अफेक्ट विंड, विंड को कौन कौन सी फोर्सेस अफेक्ट करती है, जैसे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है, हमने देखा, कोरियोलिस फोर्स हमने देखा, फ्रिक्शनल फोर्स भी हमने देख लिया, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या करती है, वो भी अफेक्ट करती है किसको, विंड को। ठीक है, ओरिजिनेट व्हेन आइसोबार्स बिकेम कर्व्ड, जैसे ही आइसोबार्स जो होती है ना वो कर्व्ड हो जाती है, वहां पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करना शुरू। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जैसे माउंटेन हिली रीजन में होता है, तो यहाँ पे हैवी एयर क्या होती है, हैवी एयर सिंक होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया। कुछ इनडायरेक्ट फैक्टर भी है जो विंड के स्पीड को अफेक्ट करते हैं, उसमें से क्या है, इंसुलेशन हो सकता है एक, इंसुलेशन, और दूसरा टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे एटमॉस्फेरिक सिस्टम अफेक्ट करता है, कैसे विंड का जनरेशन में विंड को क्या क्या अफेक्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और कोई भी रिकमेंडेशन हो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।